हेलो एवरीवन, कल हमने स्टार्ट किया था पीपीआईआरपी। पीपीआईआरपी इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम द 4 अप्रैल 2021। इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट डेटर जो एमएसएमई है। और कल हमने जो कहानी स्टार्ट की थी वो एप्लीकेशन से स्टार्ट की थी कि आपने एप्लीकेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी को दी, लेकिन जो एप्लीकेशन आप एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी को दे रहे हो पीपीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। तो नंबर ऑफ कंडीशंस है, इसमें स्टार्टिंग के 4 कंडीशन है और जनरल कंडीशन है। उसके बाद की जो कंडीशंस है वो आपको ये बताता है कि पहले कुछ अप्रूवल्स लेके आप आगे बढ़े होंगे, ये काम करने के बाद आप आगे आए होंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 क्या कहता है। विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 बोलता है कि कॉर्पोरेटर जो एमएसएमई है वो पीपीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा। वो तो देगा ही, लेकिन इन एडिशन टू दैट, मतलब आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी इन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट पीपीआईआरपी मे बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हु कमिटेड डिफॉल्ट। आपको पता है कितना डिफॉल्ट है यहाँ पे, सेक्शन 4 के अंदर एक नोटिफिकेशन आ गया है फॉर द पर्पज ऑफ पीपीआईआरपी कितना मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख रुपीज होना चाहिए, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन ये कहती है इनिशिएशन डेट। पहला वर्ड इनिशिएशन डेट। व्हाट इज द इनिशिएशन डेट? जिस दिन आप इनिशिएट कर रहे हो। क्या इनिशिएट कर रहे हो? पीपीआईआरपी। तो पीपीआईआरपी को इनिशिएट करने का मतलब ये कि जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर इनिशिएटिंग, क्या इनिशिएट करने के लिए? पीपीआईआरपी। तो पीपीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए आपने जब एप्लीकेशन सबमिट की होगी, एप्लीकेशन आपने दी होगी, उस एप्लीकेशन देने के ये जो 3 इयर्स का टाइम है, इन 3 इयर्स में मे बी पीपीआईआरपी या सीआईआरपी इज नॉट अंडरगोइंग। क्या कंडीशन है पहली बेटा? पहली कंडीशन ये कहती है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन पीपीआईआरपी के लिए दे रहे हो तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, आप जो कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए जो प्री पैकेज फॉर्म में इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कराना चाह रहे हो, उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन दी, किसको एप्लीकेशन दी बेटा? एजुकेटिंग अथॉरिटी को। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो पहले अपने 3 साल पहले जाके देखो क्या कि आपका 3 साल पहले कोई पीपीआईआरपी और सीआरपी चल रहा था या नहीं चल रहा था। यदि चल रहा था तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मतलब पहले के 3 सालों के अंदर कोई भी पीपीआईआरपी या सीआरपी नहीं चलना चाहिए आपका। क्लियर? दूसरी कंडीशन, ये जो 3 साल पहले की बात की कि आज आप एप्लीकेशन दे रहे हो, इन पहले की जो 3 सालों के अंदर आपका कोई भी पीपीआईआरपी और सीआरपी नहीं चल रहा। अब आज की बात करो। आज क्या? अभी जब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो नॉट अंडरगोइंग सीआईआरपी, नॉट अंडरगोइंग सीआईआरपी। ऐसे हरकतें मत करना कि सीआईआरपी में आप गए थे, सीआईआरपी आपका फेल हो गया था। याद आया? याद करो, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दो। सीआईआरपी आपका फेल हो गया था तो सेक्शन 33 के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने आपको लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया था सेक्शन 33 में। तो सेक्शन 33 में आपको लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हुआ और वहां से अब आ गए मजे लेने पीपीआईआरपी। वाह! मतलब एक जगह दाल नहीं डली तो दूसरी जगह है, ऐसे तो नहीं करेंगे तुम। समझे कि नहीं समझे बात? ये तो आप मिसयूज कर रहे हो प्रोविजन का कि मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने सेक्शन 33 के अंदर लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद पीपीआईआरपी के लिए आ गए। भैया उसने आपको लिक्विडेशन का ऑर्डर कब दिया होगा? दिमाग में जोर तो दो। उसे लिक्विडेशन का ऑर्डर तभी दिया होगा जब उसे लगा होगा कि आपकी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व। तो जब एक बार एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी ने डिसाइड कर लिया, मैंने एक बार बोल दिया कि ये नहीं होगा, तो उसको घुमा फिरा के बार बार घुमा के मेरे पास लाने का मतलब क्या है? नहीं, तुम में से कोई जिद्दी होगा तो तुमने बचपन में कभी किया होगा, तो एक ही बात है आपके दिमाग में, तो पापा से बार बार बोलते पापा ऐसे, पापा ऐसे, पापा। अब एक बार बोल दिया, इस बात को किसी भी तरीके से घुमा के मत लाना। समझे कि नहीं समझे बात? आप बात घुमाई थोड़ा हो। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया।
थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सेक्शन 33 के अंदर लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि लिक्विडेशन की बात आ रही है तो फिर पीपीआईआरपी का भी क्या करना है, 3 कंडीशंस। नाउ वी कम टू द फोर्थ कंडीशन। भैया और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तुम क्या कर रहा है, तुम एप्लीकेशन दे रहा है और यहाँ तो क्या होता है तुम्हारे द्वारा ही एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया होगा, कुछ करोगे तुम, आगे बात करेंगे अपन, जिसको मैंने कल क्लास में ये बात भी बोल दिया था, बीआरपी बेस्ड रेजोल्यूशन प्लान। इसे बेटर रेजोल्यूशन प्लान भी लाने का हम ट्राई करेंगे, यदि आता है तो ठीक है, नहीं है तो एक रेजोल्यूशन प्लान के साथ आप जा रहे हो, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। तो इट इज एलिजिबल, इट इज मतलब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, दैट इज द एप्लीकेंट हु इज मेकिंग द एप्लीकेशन इज eligible to submit a resolution plan under section 29A. this is also a mandatory requirement, क्योंकि जो बंदा रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा तो रेजोल्यूशन प्लान के जो क्राइटेरिया है सेक्शन 29A वाले वो देख लेना, मैंने बहुत डिटेल्ड में पूरा सेक्शन 29A पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान, हु विल बी द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 29A। बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे बेटा, जो भूल गया और सेक्शन 29A वाला वीडियो देख लेना बेटा, लेकिन मुझे पता है याद होगा। तो कितनी कंडीशंस होगी, 4। चलो चारों कंडीशन तो लॉजिकल है, समझ में आ गया। वापस से मैं रिकॉल करें, ये पहले का नहीं, ये कंडीशन है, जनरल कंडीशन है कि जब मैं आज पीपीआईआरपी के लिए इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो जिस दिन मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ उससे पहले के 3 सालों के अंदर नई सीआईआरपी चल रही हो, नई पीपीआईआरपी चल रही हो, जिस दिन मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ उस दिन सीआईआरपी नहीं चल रही हो। थर्ड, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 33। रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए सेक्शन 29A के अंदर जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता हूं। अब भैया और कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन दोगे ना, तो कल भी मैंने कुछ बातें कही थी, यहाँ पे सब कुछ होता है पहले से। कल आपको वो एप्लीकेशन के साथ कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, डिक्लेरेशन, रेजोल्यूशन, ये सब आपको करने पड़ेंगे, ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सेक्शन 54A सबसेक्शन 2 क्लोज E, पहला पॉइंट कल आपको याद आ रहा होगा, मैं पुराना रिकॉल भी करता रहूंगा, कनेक्ट भी करता रहूंगा। पहले बार कल वाला पॉइंट हमने जो बात की थी मैं वो बताता हूँ। कल मैंने सेक्शन 54 के अंदर क्या बताया था बेटा, कि जब एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो तो अलोंग विथ क्या किया था अपने, आईपी का नेम प्रपोज किया था। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो उस दिन आप आईपी का नाम प्रपोज कर रहे हो। अब पॉइंट ये आता है कि आईपी का नाम प्रपोज करता कौन है, इसका होमवर्क करो, क्योंकि तुम बोल रहे होंगे सर ये तो उसमें भी होता, तो उसमें इजी था, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं तो मैंने ही नाम प्रपोज किया, मैंने ही दे दिया, कोई होमवर्क ही नहीं है। पर होमवर्क मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं है। यहां पे आपको पता है एप्लीकेशन कौन दे रहा है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो क्या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट आईपी प्रपोज कर सकता है? द आंसर इज नो। वहां पे कर सकता था, वहां पे कहा आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 10 सीआईआरपी, सेक्शन 10 के अंदर जब कोई कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है तो वो नाम आईपी का प्रपोज करके एप्लीकेशन देता है। याद आया सर? याद आया, बिल्कुल याद आया। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट पीपीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन देगा, लेकिन जो आईपी जो होगा ना, आईपी प्रपोज लिखा हुआ होगा, उसकी कंसेंट भी आएगी, उसकी कंसेंट भी आएगी, प्रपोज आईपी का नाम भी होगा। लेकिन ये प्रपोज आईपी किया किसने होगा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे आईपी है। आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसने भी एग्जाम दिया, क्लियर किया, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो किया, तो आईपी बन गया। तो अब यदि आप आईपी बन गए तो कौन सा आईपी, तो आईपी प्रपोज करना पड़ता है। सर कौन करेगा? वो जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है XYZ लिमिटेड, PXYZ, जो भी MSME है, उसके जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनके द्वारा प्रपोज किया जाएगा। किसके द्वारा प्रपोज किया जाएगा बेटा? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दो, स्टाइल नहीं बदलती, अनरिलेटेड। कौन से वाले बेटा? ये तो आपको वहां पे ही पढ़ा था। जो रिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनकी हम कंसेंट नहीं लेते, याद आ रहा होगा। रिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर्स, तो कॉर्पोरेट डेटर्स से जो कनेक्टेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनकी क्या वैल्यू है, उनके डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट ही नहीं है। तो किसकी बात हो रही है बेटा? तो जितने भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, अब आपके दिमाग में आ रही हो,
सर क्या हो गया, सिर क्यों पीट लिया? जो प्रैक्टिकली समझ रहा होगा, सोच रहा होगा कि मुझे काम करना है, तो उसके दिमाग में आ गया बहुत दिनों का काम है ये, तो बहुत दिनों का काम है, ये कहाँ से आ गया? तो ये इधर आओ बेटा, एक होगा अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इतने सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, उनकी कंसेंट लेनी होगी। मैं बताऊंगा कितनी कंसेंट चाहिए। कंसेंट ज़्यादा नहीं चाहिए आईपी प्रपोज करने के लिए, कंसेंट तो आपको सिर्फ 10% की चाहिए, लेकिन 10% अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का भी आप कंसेंट लोगे तो नोटिस तो सबको दोगे ना। अरे तो पूरी फॉर्मेलिटीज वाला काम हो गया। तभी तो उसको क्या बोला था, आपस में मिलके काम करते हो आप, पहले एप्लीकेशन बाद में देते हो, लेकिन उससे पहले आप बहुत कुछ प्लानिंग करके जाते हो। पहले ही आपने अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बुला लिया, उनको बोला कि अब आईपी प्रपोज करो, तो और कितनी परसेंट कंसेंट थे? 10% कंसेंट के साथ जो आईपी प्रपोज हुआ, उस आईपी का नेम और उसकी कंसेंट भी ले ली आईपी की, और वो एप्लीकेशन के साथ अपने लगा दिया था, वो अपने कल देख लिया था। और ये मैंने होमवर्क बता दिया। क्या होमवर्क है बेटा? कि जो आईपी एप्लीकेशन के साथ जाएगा नाम, उसके लिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाओ। ये एक आप उनको नोटिस दो, क्योंकि बिना नोटिस के अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे कैसे? तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर उनकी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। कितना कंसेंट? मिनिमम 10%। मेरे साथ बोलो बेटा, कितना परसेंट? मिनिमम 10%। और मैंने पहले ही वादा किया बेटा, ये पूरा याद करा के जाऊंगा मैं आपको, समझा के भी और याद करा के भी। कितना परसेंट कंसेंट? मिनिमम 10% कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ आईपी का नेम प्रपोज करने के लिए। सर अब क्या हुआ? कंफ्यूजन बहुत कम नहीं है 10%? 10% बहुत कम नहीं है? तो यस, तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए। मैंने पहले बोला बातें करने आते हैं, हम पढ़ने नहीं आते यहाँ पे। हम यहाँ पे ए और बी सी डी नहीं पढ़ने आए, इन्वॉल्व होने के लिए आए। ओ, इसका मतलब एक का 15% है, एक का 20% है। एक ने बोला आईपी ए, एक ने बोला आईपी बी, एक ने बोला आईपी सी। बहुत सारे प्रपोज्ड आईपी हो गए। तो कौन से वाले आईपी का नाम दोगे? मतलब ये कि आईपी तो कोई भी प्रपोज कर सकता है। मतलब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, नोटिस देके किया, वो फॉर्मेलिटी है। तो नोटिस देके आपने अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई। अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग के अंदर जो भी 10% वैल्यू में, नंबर में नहीं रखते अपन बात, वो पता है आपको, तो वैल्यू ऑफ द जो फाइनेंशियल डेप्ट होगा उसके आधार पे जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे 10% कंसेंट के साथ अपना आईपी प्रपोज कर सकते। तो उन्होंने अपना आईपी प्रपोज कर दिया, तो जरूरी थोड़ी एक ही आईपी होगा, आईपी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब जितने भी आईपी होंगे ना, उन सारे आईपी को बोला जाएगा आ जाओ यहां पे खड़े हो जाओ। तो अब तुम्हारी वोटिंग होगी, जो जीता वही सिकंदर। तो कौन से वाले आईपी को अप्रूव किया जाएगा? उस आईपी को अप्रूव किया जाएगा जिसको मिनिमम 66% कंसेंट मिलेगी। 2 अप्रूवल है बेटा यहाँ पे 2 अप्रूवल है बेटा। जल्दी नहीं करना, आराम से। मैंने बोला ना, आराम से धीरे धीरे एक लाइन को अच्छी तरह पढ़ के करेंगे। मैं रीड करूंगा बाद में। पहले तो आईपी का प्रपोजल आता है, तो आईपी कौन सा होगा उसके लिए 10%, क्योंकि जो आईपी प्रपोज किया जा रहा है वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर का है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर जरूरी थोड़ी एक ही प्रपोज करें, और किसके वाले आईपी को लोगे? तो सारे आईपी ले लेंगे जो भी 10% की कंसेंट के साथ आईपी प्रपोज कर रहा है। तो ऐसे अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर जो 10% की कंसेंट के साथ आईपी प्रपोज करते हैं, वो सारे आईपी अपन कंसिडर करेंगे। और किसको अप्रूवल देंगे? मिनिमम 66% कंसेंट जिस अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मिलेगी मीटिंग के अंदर, वो वाला आईपी अप्रूव्ड हो जाएगा। और ऐसा जो आईपी अप्रूव्ड होता है ना बेटा, वो जाता है हमारी एप्लीकेशन के साथ। ये होमवर्क करना पड़ता है पहले, एप्लीकेशन देने से पहले। इतनी बड़ी प्रोसीजर है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो आ गया। चलो एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, जल्दी नहीं करना।
Point number E, section 54A, subsection 2, clause E, the financial creditors of the corporate debtor not being its related parties. आगे से आप इसको पूरी लाइन को आप क्या बोल सकते हो बेटा? UFC, unrelated financial creditors. किसके unrelated financial creditors? Of the corporate debtor. Representing such number, क्योंकि ये 54A subsection 2 clause E में नहीं दिया हुआ है नंबर, ये रेगुलेशन में दिया हुआ है जो मैंने बताया 10%. तो रिप्रेजेंटिंग सच नंबर एंड सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड हैव प्रपोज्ड, वो प्रपोज करेंगे, क्या प्रपोज करेंगे? नेम ऑफ द आईपी टू बी अपॉइंटेड एज आरपी फॉर कंडक्टिंग द पीपीआईआरपी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. कोई कंफ्यूजन? In the meeting of the unrelated financial creditors having at least कितना minimum 10% of the value of the debt shall propose the name of the IP eligible to be appointed as RP. मतलब कोई भी unrelated financial creditors मीटिंग के अंदर अपने IP को प्रपोज कर सकता है. मिनिमम 10% कंसेंट चाहिए होगी, मिनिमम 10% वैल्यू ऑफ द डेप्ट होना चाहिए. तो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेप्ट है, आप IP का नाम प्रपोज कर दो. पहला कंसेप्ट क्लियर. तो ऐसे आईपी बहुत सारे हो सकते हैं. तो आगे पढ़ो. एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर नॉट बीइंग इज रिलेटेड पार्टीज. वन वर्ड में क्या बोलेंगे? यूएफसी. क्या बोलेंगे बेटा? यूएफसी, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग कितना परसेंट मैंने याद कराया था अभी? एटलीस्ट मिनिमम 66% इन वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेप्ट. इन value of the financial debt to such creditors have approved such proposal in the form number P3 as may be specified. और ये P3 यहाँ पे नहीं दिया था, मैंने इसको इंसर्ट किया फ्रॉम द रेगुलेशन. राइट एवरीवन? दो रिक्वायरमेंट थी, दोनों समझ में आ गया. आप आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे सर 10% किस बात का है और 60% किस बात का है. ये क्लियर हो गया. और ये 10% और 66% ये दोनों अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जो कंसेंट अपने लिया है, पहले 10% लिया आईपी प्रपोज करने के लिए और जो आईपी प्रपोज हुआ उसके अप्रूवल के लिए 66% कंसेंट आया है. और इस सेक्शन 54 ए सब सेक्शन 2 क्लोज ई की वजह से अपने आप एक बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज हो गई. रीज़न ये कि अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग बुलाने के लिए आपको क्या किया जाएगा? नोटिस भी दिया जाएगा. हम लोग CARP ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चों के दिमाग में कुछ ज़्यादा डाउट आते हैं और उन डाउट्स के आंसर अपने आप बहुत बार सॉल्व भी हो जाते हैं. तो पहला डाउट ये आता है सर मान लो कि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से रिलेटेड पार्टीज है, तो क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए था. तो देन उस केस में UFC की जगह UOC हो जाएगा. अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, उसमें आपको कंसर्न लेनी होगी. प्रोवाइडेड दैट वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज. मतलब यदि कॉर्पोरेट डेटर के पास एक भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है तो अप्रूवल उन पर्सन की ली जाएगी एज में भी स्पेसिफाइड. तो रेगुलेशन में दिया हुआ है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. तो एक बार रेगुलेशन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं छोटा मोटा. फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 क्लोज ई द एप्लीकेंट convene the meeting of the UFC, that is the financial creditors who are not related parties of corporate debtor, where the corporate debtor has no financial debt या all the financial creditors are related parties. The applicant shall convene the meeting of unrelated operational creditors and unrelated operational creditors shall perform the same duties and function as UFC. Clear everyone? Second point. For convening the meeting of the unrelated financial creditors, applicant shall serve the notice of the meeting to UFC at least कम से कम 5 days before the date of the meeting. क्या बेटा? क्या? जिस दिन भी आप अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुलाना चाहते हो, और ये कब कब होगा? एप्लीकेशन के बाद. ये सब कब होगा? एप्लीकेशन के बाद. और जिन्होंने मेरे साथ ऐसा बोल दिया तो एक लगाओ चाटा.
एप्लीकेशन के साथ ये सब जाएगा और एप्लीकेशन के बाद मीटिंग बुलाऊंगी। क्यों बुलाऊंगी? मैंने पहले ही बोला बेटा मैं सोने नहीं दूंगा। और ये जो बहुत गंदी आदत मेरी भी थी किसी ज़माने में कि फैकल्टी जो बोले हाँ मुंडी ला लो क्लास में, घर जाके दिमाग चलाएंगे, हाँ जी हाँ जी। तो ये आदत मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरा क्या है, जितने भी घंटे हम पढ़ाई को देंगे विल ऑलवेज ट्राई कि वो हमारे इफेक्टिव आवर्स हो। चाहे मैं 2 घंटे ही पढ़ूं, लेकिन वो ऐसे होंगे कि 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ होंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, इन्वॉल्वमेंट परफेक्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया। एप्लीकेशन के तरफ आईपी का नाम प्रपोज कर रहे हो, आईपी प्रपोजल के लिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर का मीटिंग बुलाना है, फिर अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल भी लेना है। तो इसका मतलब ये सारी अप्रूवल्स पहले होगी। तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग पहले होगी। अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग जब पहले होगी तो नोटिस भी पहले जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर? द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इंडिकेट, और ये नोटिस कब दिया जाएगा? जिस दिन आपकी मीटिंग होगी उससे कम से कम 5 दिन पहले। कभी भी आप क्या कर दो, कम से कम 5 दिन पहले। यदि कोई रीज़न हो 5 दिन से कम पहले का तो बात अलग है, अदरवाइज कम से कम नॉर्मली 5 डेज पहले आपको क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को मीटिंग के लिए नोटिस के फॉर्म में 5 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। राइट, ये बताने की ज़रूरत नहीं है सर। नोटिस के अंदर क्या आएगा, डेट आएगा, इस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का मीटिंग होने वाला है। ये डेट से भी क्या होगा, डेट दे दिया फॉर एग्जांपल 25 फरवरी को है, तो 25 फरवरी को टाइम 4 PM। अब यही बताना पड़ेगा वेन्यू गौरव टावर, GT या जो भी होगा वेन्यू। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? एजेंडा, मतलब ये हम डिस्कस करने वाले हैं। The applicant shall enclose a list of the creditors and the amount due to each of them in the form number P2 along with the notice। मतलब जब नोटिस दिया जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को तो उनके साथ ये भी जाएगा कि ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हमारे हिसाब से ये क्रेडिटर्स है और ये उनका अमाउंट ड्यू बनता है। तो ऐसा मतलब आपने एक और होमवर्क कर लिया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी बना ली। मतलब होमवर्क समझ रहे हो, मतलब एप्लीकेशन देने से पहले आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसमें 2-3 साल लग जाएंगे, 90 डेज टाइम दिया उसका भी कि ये जो इनफॉर्मली जो सारे काम करोगे ना 90 दिन में खत्म करने पड़ेंगे। ये भी आगे बताऊंगा। तो एप्लीकेशन देने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसका भी 90 डेज का टाइम है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने का। वो आगे आएगा तब अपन बात करेंगे। लेकिन यस, अभी अपन एप्लीकेशन से पहले की बात कर रहे हैं कि पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी बनेगी। वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी नोटिस के साथ, मतलब आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग डिसाइड की, फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग के 5 दिन पहले नोटिस दे दिया, नोटिस के साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी लगा दिया कि ये अमाउंट ड्यू बनता है, ये क्रेडिटर्स के नाम है। राइट सर, और क्या, एक और होमवर्क है। आईपी का तो हो ही गया, तो आईपी का होमवर्क तो मैंने बता दिया। दूसरी बात, ये जो भी डायरेक्टर्स हैं, मतलब ये कि जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है किसको बेटा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्या इनिशिएट करने के लिए, PPIRP। तो जब एप्लीकेशन दोगे तो आपको याद आ रहा होगा एक कंडीशन कल मैंने बताई थी, एप्लीकेशन के साथ क्या जाता है, डिक्लेरेशन जाता है, याद आया? तो वो डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ती है, वो डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन देने से पहले ही आप क्या करो, जो भी आपकी कॉर्पोरेट डेटा है उसके अंदर जो भी BOD है, तो डायरेक्टर्स की, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन नहीं दे सकता। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को PPIRP इनिशिएट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर रेडी। वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि हम PPIRP इनिशिएट करना चाह रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। कितने? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स यदि कंपनी हुई, और यदि वो MSME कंपनी नहीं है, LLP है, तो पार्टनर्स। तो मे भी डायरेक्टर्स के केस में मेजॉरिटी, और यदि कॉर्पोरेट डेटर यदि LLP है तो
मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन देंगे इन द फॉर्म नंबर P6, क्या 90 दिनों के अंदर हम एप्लीकेशन दे देंगे, हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। अभी आया ना, मैंने बोला ना कि एप्लीकेशन देने से पहले जो आपकी इनफॉर्मल जो वर्किंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं मोटा मोटा, वो 90 दिनों के अंदर खत्म करनी पड़ती है। कितने दिनों के अंदर बेटा? 90 डेज। इसे हम एक वर्ड बोलते हैं प्री इनिशिएशन फेज, और वो प्री इनिशिएशन फेज कितने दिन का हुआ? 90 डेज का हुआ। और वो 90 डेज यहाँ से आया कि कॉर्पोरेट डेटर पहले डिक्लेरेशन दे देगा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर से कि हम एप्लीकेशन आपको PPIRP इनिशिएट करने के लिए 90 दिन के अंदर देंगे। दैट द कॉर्पोरेट डेटर शैल फाइल एन एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन दी गई है ये 90 दिनों के अंदर दी गई है, 90 दिनों से लेट नहीं दी गई है, क्योंकि 90 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। क्लियर सर? और क्या डिक्लेरेशन दी जाएगी? इन मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर के द्वारा ये भी डिक्लेरेशन दी जाएगी कि आपका इंटेंशन कोई किसी पर्सन के साथ फ्रॉड करना नहीं है। एंड IP का नाम आपने प्रपोज कर दिया और अप्रूव्ड कर दिया टू बी अपॉइंटेड एज RP, मतलब ये प्रपोज IP है जो अप्रूव्ड कर दिया गया टू बी अपॉइंटेड एज RP। तो ये 3 चीज़ों के सारे 3 डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के द्वारा एप्लीकेशन के साथ। ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। और क्या मेंबर की अप्रूवल आ गई? तो पहले मेंबर की भी अप्रूवल ले लो। आप PPIRP के लिए जाना चाह रहे हो ना बेटा, तो PPIRP में जाने से पहले आप क्या करो? अप्रूवल ले लो। तो अप्रूवल ले लो मतलब SR पास कर लो। यदि कंपनी है तो, यदि कंपनी है तो SR पास करना पड़ेगा, और यदि कंपनी नहीं है, यदि वो MSME LLP है, तो LLP के केस में क्या होगा? SR पास नहीं होता, हमें बोलना पड़ेगा 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। समझ में आया बेटा? यदि कंपनी है तो SR पास करना पड़ेगा, और यदि अदर देन कंपनी है, और अदर देन कंपनी यदि MSME है तो MSME तो है, वो तो है ही, तभी PPIRP चल रहा है। लेकिन वो MSME कंपनी नहीं है, LLP है, तो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स के आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि उन्होंने अप्रूव कर दिया कि आप एप्लीकेशन दे दो। और आपको समझ में आ गया होगा सारी तो बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होगी। तो यदि आप कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जा रहे हैं, ये तो शायद वहाँ भी था, CIRP में भी था CIRP में भी आप याद करो कि यदि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट यदि एप्लीकेशन देता है तो क्या SR पास होता है नहीं होता है? देखो याद करो। यदि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने यदि एप्लीकेशन दी है तो कौन सा कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे सकता है, कब दे सकता है? आप याद करो सेक्शन 10। ये होमवर्क देता हूँ मैं तुम लोगों को, भूल गए हो तो लिंक करूँगा, मैंने पहले ही बोला मैं आगे बढ़ूंगा तो सही, लेकिन सेक्शन 10 और जो कनेक्ट होगा लिंक कर करके आगे बढ़ूंगा। आप याद करना, आज घर जाके तुम्हारा होमवर्क है, पहले सेक्शन 10 का एक बार वीडियो और नोट्स देखना, उसमें आपको क्लियरली मिलेगा कि जब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगाता ही है, SR की बात भी होती है वहाँ पे। वरना कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोई कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे रहा है? तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो कंपनी एप्लीकेशन कब देगी? जब उस कंपनी के मेंबर रेडी होंगे। कितने मेंबर? SR पास करके। ये वहाँ भी था, यहाँ भी है, तो यहाँ भी आपको SR पास करके करना पड़ेगा। और यदि पार्टनरशिप फर्म है तो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि PPIRP आप इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। बिफोर फाइलिंग इन एप्लीकेशन एक और रिक्वायरमेंट, ये सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 हुआ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। किन किन की अप्रूवल ले ली आपने, कोई बताएगा मेरे को? सर अभी तक ये हुआ है कि आपने क्या क्या काम किया है। नंबर 1 IP, पहले IP की बात करो। IP आपने प्रपोज किया एंड अप्रूवल ली, IP प्रपोज्ड एंड अप्रूवल। उसके लिए आपने क्या किया? किससे ली? फ्रॉम अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स।
यदि अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है तो अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये सब पहले करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ ही, और पहले ही आपको ये देखना पड़ता है कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स का डिक्लेरेशन जाएगा कि हम 90 दिनों के अंदर एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये 90 दिनों के अंदर एप्लीकेशन दे दी गई है, मतलब प्री इनिशिएशन आपका 90 डेज के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हमने कर दी। थर्ड क्या था? जो भी फॉर एग्जांपल मेंबर्स है या पार्टनर्स, मेंबर्स के केस में एसआर और पार्टनर्स के केस में 3/4, ये अप्रूवल आ गई है। किसको अप्रूवल? एप्लीकेशन को। क्या एप्लीकेशन दे सकते हो टू इनिशिएट द PPIRP। सर और क्या होमवर्क है? अभी तक जो आपने अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो मीटिंग की थी, ये अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की जो मीटिंग की थी और जो अप्रूवल ली थी वो किस पर्पस के लिए की थी? वापस से आपको अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर किस बात के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी? फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू इनिशिएट PPIRP। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यस बिल्कुल सही, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो अनरिलेटेड है उनका 2 बार अप्रूवल लेना पड़ता है। एक बार 66% से अप्रूवल लेना पड़ता है IP की अप्रूवल के लिए, और एक बार अगेन 66% से अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल आएगी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो। सर ये कहाँ दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 4, 1 2 3 तो आपने बता दिया सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 में, ये दिया हुआ है सेक्शन 54A सब सेक्शन 3 में और 4 में। बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग PPIRP, सेक्शन 54A सब सेक्शन 3 अप्रूवल फ्रॉम इस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग इस रिलेटेड पार्टीज, मतलब वन वर्ड में क्या बोलोगे बेटा? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। बेटा बाद में लिखा करो, अनरिलेटेड जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कितना अप्रूवल लेना पड़ेगा बेटा? 66% अप्रूवल लेना पड़ेगा इन द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेब्ट ड्यू टू सच क्रेडिटर्स। ये अप्रूवल किस बात की है? फॉर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन टू इनिशिएट द PPIRP। क्लियर एवरीवन? मतलब PPIRP की आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो, उसके लिए अगेन अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा 66% कंसेंट से। ये मैंने 2 बार इसलिए रिपीट किया कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आप अकेले पढ़ते हो, नॉर्मली पढ़ते तो आपके माइंड से क्लिक नहीं होता। यस, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर का 2 बार अप्रूवल लेना है 66% से, एक बार IP को अप्रूव करने के लिए और एक बार एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। और मेंबर की अप्रूवल तो अलग है ही, मेंबर और पार्टनर्स की जो भी अप्रूवल है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। अब जब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल लोगे कि मैं एप्लीकेशन सबमिट करूं या ना करूं, तो इसका मतलब बेटा अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग होगी, और जब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग होगी तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन भी तो देनी पड़ेगी ना। क्या इंफॉर्मेशंस? तो prior to seeking the approval from the financial creditors under subsection 3, तो subsection 3 में अप्रूवल लेने से पहले सेक्शन 54A सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द कॉर्पोरेट डेटर शैल प्रोवाइड सच फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सबसेक्शन 3। समझ में आया बेटा? सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, उसकी अप्रूवल के लिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की अप्रूवल लो। अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की अप्रूवल के लिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग होगी, वो तो आपको पता ही है। तो जो मीटिंग होगी ना, तो उनकी मीटिंग के लिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दोगे? तो द कॉर्पोरेट डेटर शैल प्रोवाइड सच फाइनेंशियल क्रेडिटर विथ नंबर 1 क्या देंगे? जो अब तक हो चुका है, क्या? जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर से जो डिक्लेरेशन दी है वो, जो स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन पास हो गया है वो,
सर ये क्या था? ये था कि थोड़ा सा दिमाग में ये भी आ गया कि जब आप एप्लीकेशन दोगे तो एप्लीकेशन में सबसे लास्ट जो अप्रूवल आएगी ना, वो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की अप्रूवल आएगी, पहले मेंबर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कैसे पता चला? सर ऐसे पता चला, यस, क्योंकि जब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन के लिए अप्रूवल लोगे तो उससे पहले एसआर या 3/4 अप्रूवल आप ले चुके होंगे, क्योंकि उसका भी रेजोल्यूशन की कॉपी लगती है। तो मतलब ये कि सेक्शन 54A सब सेक्शन 4 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर को आप क्या प्रोवाइड करोगे? एसआर हैज बीन पास्ड या रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, जो भी रिक्वायर्ड है। पॉइंट नंबर सी, जो मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूँ, जो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, क्योंकि ये पता है कहाँ मिलेगा? सेक्शन 54K में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लेकिन आपको ये पता है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके का कंसेप्ट है। CIRP में तो बाद में जाके रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है, याद भी आ रहा होगा, इनवाइटिंग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कि रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो। फिर बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान आते हैं, फिर हमें बढ़िया रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम जब जा रहे हैं कॉर्पोरेट एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो हमें एक रेजोल्यूशन प्लान लेके जा रहे हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आप जा रहे हो, तो रेजोल्यूशन प्लान अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी बता दो, तभी तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलेंगे कि आप एप्लीकेशन दो या ना दो। उसे क्या बोलेंगे? BRP, रेजोल्यूशन प्लान, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। ये बेस्ट है हमारे हिसाब से, जनरल प्लान। इससे बढ़िया बनेगा तो देखेंगे, पर उसको अप्रूव कर देंगे, वो बात की बात है। नहीं बना तो BRP तो है ही ना, कुछ तो हाथ में है हमारे, खाली हाथ तो नहीं जा रहे हम, रेजोल्यूशन प्लान लेके जा रहे हैं। तो ए बेस्ड रेजोल्यूशन प्लान विच कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 54K एंड अदर कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये बेस्ड रेजोल्यूशन प्लान भी आपको देना पड़ेगा जब आप अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल दोगे। ये सब मतलब ये सब कुछ एप्लीकेशन से पहले ही, बेटा एप्लीकेशन से पहले ही BRP बन चुका है। ये सब मतलब एप्लीकेशन से पहले BRP बनाना पड़ता है। बेटा ये BRP बनाने में 3 साल लगे, तो 90 डेज ओवरऑल 90 दिन का टाइम पीरियड दिया है प्री इनिशिएशन में, कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज आप कर रहे हो ना एप्लीकेशन देने से पहले, सारी 90 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। मतलब 90 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन दे दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, 90 डेज से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। सच अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज में बी स्पेसिफाइड। कोई कंफ्यूजन बेटा? तो ये कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ा, अभी बहुत सारे कंसेप्ट है। इसके आगे की जो कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।